बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कोविड से निपटने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी पर NCOC के खिदमात को सराहा, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि किसी को मुल्क आने का मशवरा नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं आइंदा हुकूमत में देख रहा हूं। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने आज नून लीग पर तनकीद की और कहते हैं कि जो कहते थे आरिया पार होगा वो अब पांव पकड़ रहे हैं। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आसिफ जरदारी साहब ने आज एक बयान में कहा कि हम नवाज शरीफ साहब को किसी को मुल्क वापस आने का मशवरा नहीं देंगे। उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ था। आसिफ जरदारी साहब के बाद बिलावल साहब ने भी नून लीग पर तनकीद की। क्या जो इख्तिलाफात हमें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को और नून लीग को हम एक बार फिर एक पेज पे देख सकेंगे? दोनों पार्टियां जो हैं वो PDM में शामिल तकरीबन तमाम जमातें, जो मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि वो अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बता रहा हूं। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इलेक्शंस में हम और यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज आमने सामने होगी। और ये हो सकता है कि इमरान खान साहब जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, जिस तरह से फंड्स दे रहे हैं, जिस तरह से बजट आया है इस वक्त, जो उनकी एक अमेरिका, चाइना, गवादर, बाकी जो उनकी पॉस्चरिंग हो रही है। आज आप देखें चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। शाहज़ैन बुख्ती साहब को उन्होंने कहा है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें। तो वो जो अपोजिशन PDM की जमातें हैं वो उसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हैं कि जी शायद इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दें। वो अक्सर कहते हैं ना कि मैं असेंबली, तो उनके ख्याल में ये इमरान खान साहब के लिए आइडियल वक्त है कि जब बजट भी अच्छा आया है और लोग जो हैं वो उनकी पार्टी भी इंटैक्ट है, उसमें लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनका वोट बैंक भी है, तो वो ही समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए ये आइडियल वक्त है उनके ख्याल में। और फिर ये कि उनकी जाहिर है कि जो आर्मी की लीडरशिप ने उनको एक ब्रीफिंग दी है जिससे वो तासुर बहुत अच्छा किया है उनको कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है और हम बात भी कर रहे हैं। और ये भी, तो अगर इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा, ठीक है, और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, क्योंकि जिसका पंजाब इलेक्शंस में उसका फिर जाहिर है कि तख्त लाहौर इंपॉर्टेंट है इसी कौमी असम्बली की सीटों के हवाले से। तो ये जो है, इसलिए अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी रवायती जो पुरानी दो पार्टियों वाली, क्योंकि उनका ये फिर साथ ही जो है वो उनके राब्ते भी हैं PTI के साथ, PTI के बहुत से अरकान के साथ। तो वो ये जो इलेक्टेबल्स की बात तो हुई है, अब रोज़ी हो रही है, इलेक्टेबल्स जहाँ होते हैं वहाँ होते हैं, तो वो नंबर गेम जो है वो दोनों जो है वो ये समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे अगर इलेक्शंस जल्दी कॉल हो गए। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाते हैं अमेरिका तो वो अर्ली ओवरऑल अर्ली इलेक्शंस और जमहूरियत और इस तरह की वो बात करेंगे। कोई मतलब मुल्क के वो अपने हवाले से भी हो सकता है ज़ाहिर करेंगे बात, लेकिन ये है कि वो अर्ली इलेक्शंस और इस तरह का कोई मामला जो है वो उसकी तरफ एडिशनल बात कर सकते हैं वो। अच्छा, तो इसलिए ये आप समझें कि ये इलेक्शन की पोस्चरिंग शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नून में और जो पीपल्स पार्टी है उनमें आमने सामने इलेक्शन की पोस्चरिंग है। अच्छा, लेकिन अगर इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें अपना फैसला नहीं करते ये वाला, तो ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर PDM का इजलास कॉल हो जाएगा, फिर वो जो, तो मतलब इन्होंने वो ओपन रखा हुआ है ना, ओपन एंडेड, ठीक है मामला। हाँ, कि मतलब, लेकिन इस वक्त चूंकि उनको ये एहसास है इस बात का कि शायद इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को क्योंकि बहुत अच्छा है इमरान खान साहब के लिए, अचानक सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो जब अच्छा हो रहा है तो इमरान खान साहब क्राइसिस के वक्त क्यों जाएंगे, वो अच्छे वक्त में क्यों नहीं इलेक्शंस कॉल करेंगे, ठीक है। तो उनको ये फीलिंग है, तो उनके जहन में, ऑपोजिशन के जहन में ये फीलिंग है। इमरान खान साहब तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और ये तो इशारे बहुत दफा दे चुके हैं। क्या अफोर्ड कर सकती है? देखते हैं ना, नहीं मैं तो पोस्चरिंग की बात कर रहा हूँ कि पार्टियां आमने सामने इसलिए हैं कि वो इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं, तो रवायती वो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। और PTI जो है वो उनका ख्याल है कि PTI के बहुत से लोग जो हैं वो टूट जाएंगे और बाकी इमरान खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी के साथ इत्तेहाद करें, लेकिन इन दोनों पार्टियों में से, लेकिन ये समझते हैं कि
इलेक्शंस कॉल हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शंस। मुल्क अर्ली इलेक्शन से जा सकता है और इमरान खान साहब भी ये अंदिया दे चुके हैं बार बार कि मैं तो तोड़ दूंगा असेंबली, मेरा क्या है। तो ये वो आइडियल टाइम देख रहे हैं अपोजिशन जमाते कि ये जो बजट सारा अच्छा हो गया और ये सारा जो हो गया, तो ये कहीं खान साहब ने अगर असेंबली हमने तोड़ दी इन खान साहब ने, तो इलेक्शंस की तरफ मामला जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, होगा क्या पाकिस्तान में, ये तय करेंगे खत्ते के वाकयात जी। खान साहब इस हुकूमत आगे कंटिन्यू होती है, अगला इलेक्शंस मामलात आगे, क्योंकि खित्ते की जो वाकयात हैं वो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो हावी आ गए हैं। ठीक है, खान साहब को मैं नहीं जानता कि किसने मशवरा दिया कि अपनी सिक्योरिटी वो कम करें। इस वक्त तो उनको अपनी भी, कौम की भी, तमाम अपोजिशन जमातों की, तमाम कायदीन की, मजहबी रहनुमाओं की, कौम इस वक्त पूरा मुल्क हाई अलर्ट पे होना चाहिए। लेकिन बारा खान साहब ने कहा कि मैं उसमें, ठीक है, उनका फैसला। एक अगर पूछे कि आज अहम तरीन बात क्या है, अहम तरीन हिस्टोरिकल, अगर आप मुझसे पूछें कि आज की कोई, आज के दिन की एक ऐसी खबर जिसको मैं समझता हूं कि वो हिस्टोरिकल कही जा सकती है, हिस्टोरिकल, वो ये है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं आज, तो तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगान हुकूमत से। तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगान हुकूमत से। ठीक है, यानी वो अफगान हुकूमत अशरफ गनी हुकूमत के नुमाइंदों से। अच्छा, और अशरफ गनी साहब की जो जमात है उसके नुमाइंदों से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है, और मेरे ख्याल से इसको जितना मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इसको ज़रा गहराई में जाके देखें, क्योंकि ये खबर जो है, ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है। और वो खबर ये है कि मुज़ाकरात तो इनके हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं तालिबान और अशरफ गनी साहब की हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान ईरान में। अच्छा, ईरान में, तेहरान में। और जवाद ज़रीफ साहब ने वहां पे चेयर किया। ये तेहरान में अशरफ गनी हुकूमत और तालिबान के डायलॉग कतर में नहीं, तेहरान में हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये, यानी इससे पहले तो ये होता था ना, अफगान हुकूमत के डेलीगेशन कतर पर नहीं, ये मैं यहाँ पे तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ कि इंट्रा अफगान टॉक्स इन तेहरान जो है, तेहरान अभी तालिबान तेहरान में है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और दूसरी जो इसके साथ इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो जयशंकर हैं, भारत के वजीर खारजा, वो मॉस्को जा रहे हैं। वहां पे 2 रोज के लिए जो है वो है एक इंडिया रशिया की एक समिट। अच्छा, ट्रेड और मुख्तलिफ हवालों। तो रास्ते में तेहरान रुके हैं। वो फ्यूल भरवाने के लिए तेहरान रुक गए और इब्राहिम रईसी से उनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और ये उस वक्त मुलाकात हो रही, तालिबान का डेलीगेशन कहां पे है, ईरान में, तालिबान और अच्छा। और ये वहां पे इन्होंने कहा कि मैं तो जाते हुए चंद घंटों के लिए रुक रहा हूं और वहां पे फ्यूल वगैरह भरवाऊंगा। तेहरान में, तेहरान, तालिबान और तेहरान, ये दो अलग अलग। हाँ, कि क्या मामला तुम्हें। उसके बाद उन्होंने कहा फ्यूल भरवा के मैं निकल जाऊंगा, मैं जहाज के लिए ऐसे ही रुका हूं चंद घंटों के लिए। लेकिन वो चंद घंटों के रुकने में इब्राहिम रईसी से भी उनकी मुलाकात हो गई और मुलाकात उनकी जवाद ज़रीफ से भी हो गई। ठीक है, और किससे हुई इसको भी फिलहाल छोड़ दें। लेकिन उसके बाद वो मिलके वो आगे मॉस्को की तरफ निकल जाएंगे। इंटरेस्टिंग खेल है, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन के अंदर खेल शुरू हो रहा है। और इसमें जो अहम बात है, तो एक तो ये खबर हो गई इंपॉर्टेंट, दूसरी 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि तालिबान, देखें तालिबान और इनके मुज़ाकरात यहाँ पे होना, ये जाहिर है, इसको मेरे ख्याल से लोग समझ सकते हैं कि तालिबान के मुज़ाकरात का ईरान में होना कितनी बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी जो है, मैं बात करने से पहले एक बात, चूँकि आज एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और उनसे मुलाकात भी थी शख्सियत से 2004 में गालिबन मैं जिस चैनल में काम करता था, हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो उनके तवस्सुस से उनकी रिहाइश गाह पे मुलाकात हुई थी। और मुलाकात हुई थी यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब से। और उससे दिलीप कुमार साहब की सेहत वगैरह बड़ी ज़बरदस्त अच्छी थे, मतलब फुल
और उनकी जो अहलियां हैं वो भी उनके साथ थीं, सायरा बानो साहिबा। तो बहुत सी चीज़ों का तो इल्म नहीं होता बंदे को, तो ऐसे ही गपशप बैठ के जब उनके साथ खाना वगैरह हो रहा था तो मैं बातें सुन रहा था, एक आध बातें मैंने भी उनसे पूछी। तो एक दो बड़ी कमाल की बातें। एक तो ये है कि जो दलीप कुमार साहब या यूसुफ खान साहब, इनका ताल्लुक पेशावर से जी। ये क़याम पाकिस्तान से पहले, ये 1922 की पैदाइश, ठीक है। तो ये क़याम पाकिस्तान से पहले ये इंडिया चले गए थे। इनके वालिद जो हैं यहाँ पे फल फरोख्त करते थे, फलों की तिजारत करते थे, तो ये जाके मुंबई में सेटल हो गए थे। इनकी और जो सायरा बानो साहिबा, अच्छा इनका फिर वहाँ पे बॉम्बे टॉकीज़ में इन्होंने काम शुरू किया। जो बॉम्बे टॉकीज़ की जो मालिका थी, उन्होंने फिर इनका नाम जो है वो, इनको 2-3 ऑप्शंस थे और उसमें से एक नाम जो था वो दिलीप कुमार के नाम से जो है वो इनको इनका नाम रख दिया उन्होंने। अच्छा, तो इसमें लेकिन जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक तो सायरा बानो साहिबा इनके साथ आखिरी लम्हात तक मौजूद थी। इन दोनों की शादी जो है वो 54 बरस रही। लेकिन इसमें जो एक अहम जो बात इन्होंने खुद बताई वहां उस मुलाकात में, ऐसी लाइटर नोट पे बैठे हुए थे, इनकी और सायरा बानो साहिबा की जो एज है उसमें 22 साल का फर्क था। तो सायरा बानो साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि मैं कोई 12-13 साल की थी तो मैं गई फिल्म देखने के लिए, तो उस वक्त दिलीप कुमार साहब की उम्र गालिबन 32 साल थी। तो उस वक्त वो इनकी फैन हो गई। उसके बाद जब वो 44 साल के हुए और ये 22 साल की हुई तो इनकी शादी हुई। इनके दरमियान यानी 22 साल, 22 साल का फर्क था तकरीबन, वो 44 और 20 इस तरह करके कोई एज। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इनकी ज़ाहिर है कि एक जो ट्रेजेडी रही ज़िंदगी में वो ये कि इनकी कोई औलाद नहीं हुई यूसुफ खान साहब की, और मेडिकल रीज़न 72 के अंदर हुआ डायग्नोज सायरा बानो साहिबा, उसकी वजह से या एक इशू हो गया था, खैर उसकी वजह से इनकी औलाद नहीं हुई। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है वो ये कि ये वो दौर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है बल्कि, मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि बड़े सग़ीर या ये पाको हिंद और हमारे बहुत सी कॉमन बातें और कॉमन कल्चर सारा। एक मूवी आई थी 1969 में, उस फिल्म का नाम था 2 रास्ते। उसमें राजेश खन्ना, मुमताज़ और उसमें एक बिरजू फैमिली होती है। तो बिरजू फैमिली जो है उसमें ये होता है कि जी वो पैसे वैसे ख़त्म हो गए, उनका जो बेटा है वो बिरजू, वो प्रेम चोपड़ा है गालिबन, तो वो छोड़ के चला जाता है बाप को, पूरी फैमिली को। तो पड़ोस में एक छोटे से रोल में एक शख्स है जो कि फिर खामोशी से मदद कर रहा होता है। उसका मेन फिल्म में कोई कैरेक्टर नहीं, लेकिन असल में देखा जाए तो पूरी फिल्म के ऊपर वो हावी आता है। ये राजेश खन्ना मुमताज़ की मशहूर फिल्म है। अच्छा, वो जो बंदा है उसका वो कहता है पैसे किसने भेजे हैं, बेटा तो चला गया छोड़ के, फैमिली के पास पैसे नहीं है, माँ बीमार है जो है, तो ये ले पालक बेटा देख रहा है फैमिली को राजेश खन्ना। तो कहता है फरिश्ता रहता है पड़ोस में, तो वो फरिश्ता आखिर में जो उसको डायग्नोज कह रहा हूँ, सॉरी, उसका जो तो पता चलता है कि वो कौन है, हाँ, उसका वो डिटेक्ट होता है, तो वो जो है वो मुसलमान होता है। अच्छा, ठीक है ना, और उसको वो एक मुसलमान होता है, और वो ये जयंत के नाम से एक इंडिया में एक्टर गुजरे हैं जिनका नाम था ज़करिया खान। अच्छा, यानी मकसद में इसलिए बताने का है कि ये पॉजिटिव किरदार, ये वो दौर है जो मुसलमानों का एक अलग रंग होता था। मतलब एक इंडिया में जो नेहरू थे, नेहरू कहते थे कि इलाहाबाद के थे तो उर्दू जबान, उनके शादी के कार्ड भी नेहरू के उर्दू में ही छपे। तो अच्छा, बहरहाल ये जो जयंत हैं इन्होंने रोल प्ले किया, लेकिन ये छोटे छोटे रोल प्ले करते थे। और उसके बाद जो ये देखें जवाहरलाल नेहरू की, अच्छा ये शादी का कार्ड भी हमारी प्रोडक्शन टीम ने निकाला हुआ है, जबरदस्त। ये देखें ना, शादी का कार्ड भी उर्दू में था। ये उर्दू में ही इन्होंने जो है ना अपने, ये उर्दू ही पसंद करते थे, और उसकी वजह से ये अब तो उर्दू जो है वो वहां पर लगता है कि गद्दारों की जुबान हो गई है इंडिया में, जो उर्दू बोलता है वो कहते हैं गद्दार है, ठीक है। लेकिन उस दौर में ये उर्दू, अगर आप इनकी फिल्में देखें, प्यासा, साहिल लुधियानवी जोश जो है वो, या फैज़ अहमद फैज़ साहब की लाइफ पे, या बाकी, तो उसमें आपको प्रॉपर उर्दू
के जो वर्डिंग्स हैं वो आपको उर्दू के अल्फाज में मिलते हैं और प्रॉपर बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जोश मलियाबादी या फैज साहब या जिसके ऊपर भी वो प्यासा के अंदर आप उसको करें और आप लिंक करें तो आपको प्रॉपर उर्दू के उसमें गज़लें, नज़में और उर्दू प्रमोट होती नजर आएंगी। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूं ना वो बात ही कह रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव रोल था ये मुसलमान का था, यानी उन्होंने दिखाया मुसलमान। अच्छा, जियान जो थे ये जकरिया खान का नाम था, ये छोटे मोटे रोल प्ले करते थे, तो फिर इनके बेटा भी फिल्मों में आ गया, वो भी उसकी कोई फिल्में नहीं चली, तो एक बेटे ने इनकी फिल्म साइन कर ली, उसकी फिल्म रिलीज होनी थी बेटे की, तो उससे 2 महीने पहले इनकी डेथ हो गई। इनके बेटे का नाम था अमजद खान, गब्बर सिंह। अच्छा, ये देख नहीं सके कि मेरे बेटे की फिल्म जो है वो कामयाब हुई है, क्योंकि उससे पहले बेटा जो है वो मुसलसल वो मुस्तकिल फिल्मों में फेल हो रहा था। अच्छा, अब ये मुसलमान, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये उस दौर में वो आज का इंडिया नहीं था जहां पर वो जो उनकी दीपिका उनको ही कहा जाता है कि जी आप इस फिल्म में अगर काम कर रही हैं, और वो जो जिस फिल्म के अंदर अलाउद्दीन खिलजी वाला जो फिल्म थी, करने की धमकियां मिली हैं, उधर ना काट देंगे, सर काट देंगे, पद्मावती। तो ये वो दौर नहीं है, ठीक है ना। अब इस दौर में क्या हो रहा है कि जी एक नेहरू जो है वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में सॉफ्ट इमेज इंडिया का भेजना है, तो उसमें आपको मोहम्मद रफ़ी भी नजर आ रहे हैं, उसमें आपको जो है वो तलत महमूद नजर आ रहे हैं, उसमें मैं भी सिर्फ देखा था उस दौर में एक थी महजबीन बानो। अच्छा, महजबीन बानो जो है उनको हम जानते हैं मीना कुमारी के नाम से, ठीक है। फिर एक है बदरुद्दीन काजी, बदरुद्दीन काजी को हम जानते हैं जॉनी वॉकर के नाम से। अच्छा, फिर एक है हामिद अली खान। अच्छा, हामिद अली खान को हम जानते हैं जो विलन अजीत के नाम से। फिर एक तो मुमताज है ना, मुमताज जो फिल्म जो मशहूर है मुमताज के नाम से, उनका नाम था मुमताज अस्करी, तो वो भी मुसलमान थी, लेकिन ये मुमताज अस्करी हैं। लेकिन एक मुमताज देहलवी भी थी। अच्छा, जो मुमताज देहलवी थी उनका नाम था मधुबाला। तो मैं आपको, अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो संजय खान जो है, इनके भाई तो फिरोज खान अभी जिनकी कुछ अर्से पहले डेथ हुई है, लेकिन ये कि उनके भाई ने संजय खान का अब्बास खान नाम था, और फिर जकरिया खान। इसी तरह से एक फातिमा राशिद जो है एक खातून जिनको हम नरगिस के नाम से जानते हैं, परवीन बॉबी, फिर एक है सायरा अली जिनका नाम रीना रॉय, फिर वहीदा रहमान, फिर AR रहमान, फिर अभी भी आप देख लें तो आमिर खान, तो नसीरुद्दीन शाह, तो सोया अली खान और सैफ अली खान, और ये तमाम आपको बेहतरीन उनके आमिर खान, सलमान राजी, तो खान तो हैं ही सारे। तो इसमें बहुत सारे लोग, और जो करीना कैफ उनके वालिद मुसलमान है, वो डिक्लेयर नहीं करती हैं अपने आप को, लेकिन बेशुमार जो लोग हैं। लेकिन अब फर्क नसीरुद्दीन शाह, ठीक है ना, लेकिन फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि उस वक्त जो बात होती थी, इंडिया अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया में लेके जाता था। मैंने आपसे कहा ना कि उस जमाने में आपको फिल्में मिलेंगी अमर अकबर एंथनी, यानी अमर अकबर एंथनी, क्रिश्चियन मुसलमान एक की परवरिश एक भाई के एक घर में हुई है, तो एक हारमोनी का मैसेज आ रहा है जी। आज ये तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज यहाँ पे एंथनी और अकबर को छोड़ दें, यहाँ पे कोई दलित जात का भी आएगा तो सिनेमा को आग लगा देंगे वहां पे। मतलब एक बिल्कुल जो है ना वो एक चेंज हो गया है, एक इतनी नेगेटिविटी, सॉफ्ट इमेज थे वो इतना नेगेटिव हो गया वहां पर। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि वो मतलब है कि अब आप उनकी फिल्में देखें अगर, तो मतलब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब अभी आप देख लें उनकी जो गैंगस्टर्स होते हैं जितने, तो वो उनको मुसलमानों के साथ जा देते हैं, ठीक है ना। उसमें गैंगस्टर्स हैं तो मुसलमान हैं, गालियां दे रहे हैं गंदी एक दूसरे को, या फिर ये फना से स्टार्ट हुआ था, या उससे पहले सरफरोश से, ये मुसलमान एक्टर्स को वो रोल देते हैं कि जिसमें वो मतलब कश्मीर का जिक्र आएगा तो 100% उसमें पाकिस्तान को गालियां दे रहे होंगे। ये इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में इनकी फिल्मों की वजह से बना था, वो खराब हुआ है। वो खराब और खराब से खराब तो होता जा रहा है। तारीफ भी मस्त हो रही है उसमें। अभी इनकी फिल्में जो हैं वो तख्त और ये पानीपत और ये तन्हाजी और इस तरह की फिल्में जो, और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, अब देखें ना ये इस तरह की फिल्में, 173 मिलियन मुसलमानों का वो मुल्क है। तो लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी हुई कि उस दौर में जब इनकी इंडिया में सकाफत और शायरी और
इनके अच्छा उस्ताद जाकिर हुसैन, मतलब मैंने कहा ना नाम शुरू करें तो वो ख़त्म, इतने लोग हैं मुसलमान के, वो आपको सलीम जावेद, मतलब जावेद अख्तर साहब, शमान आज़मी साहिबा और सलीम खान जो कि सलमान खान के वालिद हैं, बेशुमार लोग। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे सिर्फ खुशी इस बात की हुई कि दिलीप कुमार साहब के साथ एक ज्यादती हुई, लेकिन उस ज्यादती को फिर इंडिया में जो इंतहा पसंद थे उन्होंने भी इनके साथ, वो ये हो गया कि ये वाहिद हिंदुस्तानी हैं जिनको पाकिस्तान का आला तरीन अवार्ड मिला। जब ये पाकिस्तान आए 1998 में तो इनको यहां पे वो निशान इम्तियाज मिल गया। अगले साल जनाब निशान इम्तियाज मिल गया, तो अगले साल जो है ये सलमान है, ये भी जबरदस्त वहां पे म्यूजिक सिंगर्स हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जो यहां पर ये आए, इनको मिल गया निशान इम्तियाज, लेकिन ये वापस गए तो कारगिल हो गई। अच्छा, अटल बिहारी, ये बड़ा अजीब वाकया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अच्छा इनके घर के बाहर मुजाहरे शुरू कर दिए, राजसेना और ये बाल ठाकर फलाना हंगामा, वापस करो गद्दार हो, पाकिस्तान को वापस करो। दलीप कुमार साहब ने यह कहा, उनकी गालिबन जो खुर्शीद कसूरी साहब बयान करते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं कि दलीप कुमार साहब ने कॉल किया था, एक नवाज शरीफ साहब से बात शायद हुई थी उनकी, लेकिन वो एक बात उन्होंने कहा, वो बाहर आया और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान को अवार्ड वापस नहीं करूंगा। हंगामे इनके घर के बाहर आएंगे, मैंने कहा अवार्ड वापस नहीं करूंगा भाइयों, आप जो कर, अवार्ड वापस नहीं करूंगा, ठीक है, मैं मोहब्बत और वो मेरी जगह है और मैं मोहब्बत का आदमी हूं, जो मर्जी करो, मैं अवार्ड वापस। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंटरवीन किया और इनको उसके बाद, और आज मुझे देख के खुशी हुई कि जब इनको सरकारी एजाज के साथ, अच्छा फिर इनको नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में वहां पे हाईएस्ट अवार्ड दिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो यानी जो उससे बढ़ जाती हैं, फिर उनके सामने आप कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा, इनको फिल्मों में कौन लाया था? राज कपूर साहब, वो इनके कॉलेज में बॉम्बे में पढ़ते थे, तो गोल्डन एरा। मैं से भी बात कर रहा हूं कि देखें जो नफरत, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, गाना या शायरी या अजमेर शरीफ जा रहे हैं, यहां से उलमा सफर करें, और अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त बात कर रहा हूं कितनी नफरतें फैलाई हुई हैं, ये आरएसएस और फलाना और ढिमाकना, लेकिन उसके बावजूद एक खास स्टेज पे डॉक्टर्स राब्ते में एक दूसरे से। मैं पर्सनली जानता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के डॉक्टर्स के यहां पे इस रीजन में एक पेपर निकल के आएगा अगले कुछ अरसे के अंदर, जो अमेरिका या बरतानिया या बाहर के मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स ने इस रीजन के हवाले से रिसर्च करके छापा होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको ये नफरतें खत्म करनी होती हैं, ठीक है ना। और अच्छा, वो नफरतें जो है ना, वो नफरतें फिर इस तरह से हो गई हैं कि वो कश्मीर से भी निकल गई, कश्मीर नहीं है, वो ओवरऑल मुसलमान तारीख नहीं होती कि, मतलब तारीख अगर आप ये देखें, अगर आप ये जो जिसका मैंने नाम लिया मतन हाजी, उसमें एक फर्जी लड़ाई हो रही है 16वीं सदी के अंदर, और उसमें जनाब मुसलमानों के बादशाहों को मार दिया, हिंदू राजा ने सारी हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। ऐसा कब हुआ था? तो मतलब वो जो है, मतलब वो बस एक अजीब सा होता है ना, लोग देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश होता, हाँ जी ऐसा हुआ था, हाँ नहीं, मतलब कब हुआ, ऐसा कब हुआ था? 2-3 साल पहले हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया और उस वक्त मुगलों को मार मूर के एक हिंदू हुकूमत कायम हो गई। मतलब इस तरह की स्टोरी नहीं होती, अजीब सी पसार। तो ये बहरहाल यूसुफ खान साहब चूंकि पाकिस्तान से थे और एक बड़ा नाम बड़े सगीर का, पूरी दुनिया का, तो उनको खराज तहसीन हम पेश करते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, अगर आज आप पूछें, एक तो ये हो गई ईरान के हवाले से कि ईरान के अंदर तालिबान और मुज़ाकरात हो रहे हैं, तालिबान और अशरफ गनी हुकूमत के जी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शहजादा खालिद बिन सुलेमान, ठीक, यानी शाह सुलेमान के छोटे बेटे, यानी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के छोटे भाई, यानी नायब वजीर दिफा, वो अचानक अमेरिका पहुंच गए। अच्छा, सब कुछ अचानक हो रहा है डॉक्टर साहब इन दिनों, बहुत सारे वाकयात सब कुछ अचानक ही अचानक का ही कि ये जो है ना दिन है। हाँ। अच्छा, वो अमेरिका पहुंचे और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका एक रवायती तौर पे इनके ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे, हमेशा। सऊदी अरेबिया जब से ऑयल आया और उसके बाद तारीखी तौर पे अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन वो पिछले कुछ अरसे में वो ताल्लुकात खराब हुए, और वो खास तौर पे खराब उस वक्त हुए जब ये जमाल खशोगी का मामला सामने आया।
और जमाल खशोगी तो असल में ये इन लोगों का तो यूज होता है ना नाम, जब यूज करना होता है असल तो ये होता है कि प्रेशर डालो मुल्क पे, तो उठा दिया फिर बिठा दिया फिर ऊपर कर लिया फिर नीचे लेगा, वो मफादात का होता है। ये तो वक्ती तौर पे स्टोरीज को उठाता है मगरिब और उसके बाद दबा देता है। तो उन्होंने खैर जमाल खशोगी के हवाले से प्रेशर जितना डालना था डाल दिया सऊदी। और अभी जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी रिपोर्ट भी डिटेल्ड कि जी CIA ने रिपोर्ट दी और ये हुआ और सारा पाबंदियां फलाना ढिमाकना ये वो सारा। लेकिन जो खालिद बिन सुलेमान है ये पहुंचे हैं और इनकी मुलाकात जैक सलिवन से तो हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जब जमाल खशोगी कत्ल हुआ था तो ये अमेरिका में सऊदी सफीर थे। अच्छा, ये 29 साल की उम्र में सफीर बन गए थे, मतलब यंग एज में। इनके बड़े भाई जो है ज़ाहिर है कि वली है और ये पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और बड़े 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 इनके कॉन्टैक्ट बड़े मतलब है कि वेल कनेक्टेड भी हैं वहाँ पे और चीज़ों को समझते भी हैं। अच्छा, अब इनका वहाँ पर जो जाना है और वहाँ पर सऊदी अरब, ये सऊदी अरबिया के किसी भी डेलीगेशन की वाशिंगटन DC पहली आमद है बाइडेन के इंतजामिया के आने के बाद। और जाहिर है कि उनकी दावत पे हुई है लेकिन अचानक हुई है। पहले से इसका ऐलान जो है वो बहुत ज्यादा प्लस माइनस कि अमेरिका के अंदर ज्यादा हुई क्या हो गया क्या। अच्छा, ये जो जयशंकर हैं इनका स्टे और ये जो मॉस्को जा रहे हैं और ईरान रुके हैं तो उसमें डिस्कस होने जा रहा है अफगानिस्तान ही। ये जहन में रखें बात, तालिबान से भी मुलाकात हो सकती है? नहीं, खुद शायद ना हो। नहीं, खुद देखिए वो तो बैकडोर तो चल रहे हैं ना तालिबान के और इंडिया के। मतलब हाँ, जब खबर बाहर आती है तो उससे पहले बहुत सारा काम हो चुका होता है। खबर बाहर आती है ना तो खबर बाहर आने से पहले एक काफी उसको देखा जाता है। कई दफा इंफॉर्मेशन होती है, कई दफा डिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपका काम होता है आप किस तरह साइफर करते हैं उसको। डिस इन्फॉर्मेशन अलग होती है, इल इन्फॉर्मेशन अलग होती है। ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा सा साइफर करके डिसाइफर करके कि भाई ये जो है ना ये कैसे ये खबर जो है किस तरह से हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वो कई दिनों से वो मैं दोबारा इसको दोहराता हूं उस बात को कि तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह मौजूद है। और तालिबान जो है वो बड़े शहरों पर कब्जा इसीलिए नहीं कर रहे। एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर तालिबान, एक तो यह है ना कि अब काबुल ही रह गया ना, काबुल कंधार रह गया, बगराम पर तक भी नहीं आए वो। देखिए बगराम नहीं, उन्होंने अभी टेक ओवर नहीं किया बगराम। मतलब वो अमेरिकन छोड़ गए हैं, ये सामने बगराम खड़ा है, ये बगराम खड़ा है, लोग भाग गए सारे। तो वो लेकिन मतलब रुके हुए सारे क्योंकि बगराम का टेक ओवर करना। उससे पहले तालिबान तमाम जो रीजन है उसकी पावर्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को, मतलब कि भाई ऐसा तो नहीं कि कल को आपके साथ कोई मसला हो जाए, कल को ऐसा तो नहीं कि ईरान के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा तो नहीं कोई तुर्की के साथ प्रॉब्लम। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो भी अगली हुकूमत या जो भी अगला सेटअप आए, और ये अशरफ गनी माइनस अशरफ गनी बात हो रही है। अब जो ईरान में बात हो रही है ना, क्योंकि ईरान में उनके साबिक नायब सदर पहुंचे हुए हैं जी, तो इसलिए जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि अशरफ गनी को माइनस करके बाकी जो वो ब्लिंकन फार्मूला, मैंने कहा आखिर में ब्लिंकन फार्मूला अशरफ गनी को हटाए। एक बंदे ने खप डाली हुई है तो उसकी वजह से उसको हटा के और ये अमरुल्लाह साले वगैरह 2-4 को फारिग करके और एक सेटअप वेटअप अभी तक जो बात समझ में आ रही है। और उस पर शायद इंडिया भी कहे कि ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो एक, देखें असल इशू ये है कि किसी भी तरह चाइना और रशिया की लड़ाई हो जाए, अमेरिका चाइना मतलब किसी, देखिए मतलब है कि सेंट्रल, मतलब वो उकसाएंगे कि जी देखें सेंट्रल एशिया में वो देखें चाइना भी तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। देखें मतलब है कि एक जगह पे दो कैसे हो सकते हैं, एक ही ताकत हो सकती होगी, आप हैं और ये हैं और सुपर पावर का हो रहा है, आपका जो है वो छोटा रोल होगा, फलां होगा, ये होगा वो होगा। क्योंकि चाइना और रशिया अगर अलग हो जाते हैं तो फिर ये मेरे ख्याल से एक, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि देखें नेटो तो, लेकिन नेटो वहां गड़बड़ी हुई कि नेटो ने रशिया को भी उसके खिलाफ भी बात कर ली और चाइना के खिलाफ भी बात कर ली। तो लेकिन असल वो चाइना है, इशू चाइना है। अफगानिस्तान की तुर्खम बॉर्डर से अब गुजरती है ना सी पैक, तो असल में अफगानिस्तान को साथ ही लपेटे में ले लेती है। ये जो तुर्खम बॉर्डर से सी पैक कनेक्शन देखे ना वेस्टर्न रूट, तो ये वहां से असल में अफगानिस्तान खुद ब खुद, ये नहीं कि अंदर वो साथ ही उसका हिस्सा ही बन जाता है। तो अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाइना चाहता है। जो रशिया है उसकी तरफ से ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि इस खत्ते के अंदर दोबारा अमेरिकन अपनी बेसिस नहीं लेंगे, और यही स्टांस जो है ये तालिबान का है, ठीक है, ताजिकिस्तान को और उज्बेकिस्तान को। और इसके ऊपर टर्की से भी अभी तक बात हो रही है कि टर्की जो है वो एयरपोर्ट को ले, सिक्योरिटी। अच्छा, जो अरब ममालिक हैं
अरब ममालिक, ठीक है, वो इस बात पे, कुछ अरब ममालिक जो हैं वो अपसेट हैं इस बात पे कि ये मुज़ाकरात कतर, ईरान और तुर्की, तो इसमें अरब ममालिक कहां हैं? तो कुछ ऐसे फैक्शंस भी हैं जो इस वक्त अरब ममालिक से रब्ता कर रहे हैं। तालिबान में अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं, मतलब देखिए ना, अगर आपने कतर को और तुर्की को और ईरान को, तो एक ही तरह, एक ही बन जाता है ना, ग्रुप बन जाता है। तो बाकी अरब ममालिक में क्यों नहीं आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या वहां मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? ईरान में हो रही हैं तो ईरान के मुखालिफ जो अरब ममालिक हैं वहां पर क्यों नहीं मुलाकातें हो रही? ठीक है ना, माजी में तो होती रही हैं, अब क्यों नहीं हो रही? कतर और ईरान और तुर्की तो ये तो एक ही ब्लॉक समझा जाता है ना। जी जी बिल्कुल। एक तो वहां पर कुछ लोग जो हैं वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आए बीच में, आप साइडलाइन हो जाएंगे, तो वो एक फ्रिक्शन, वो, लेकिन वो मुल्क जो है हमारे बरादर ममालिक, अरब ममालिक, वो इन है, मतलब INN इन, वो अपने आप को अलग उन्होंने नहीं रखा हुआ। ठीक है, उनके भी स्टेक्स हैं और वो भी देख रहे हैं सूरत हाल को, और किस सूरत हाल को आगे जाएगी तो उनका भी रोल बनेगा अफगानिस्तान में। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात और जहन में रहे, और वो ये जहन में रहे कि जो सऊदी अरब और UAE, दो हमारे बरादर मुल्क, ये ओपेक की जो ऑयल की बड़ी है, जो मामला हुआ है सारा, उसके ऊपर इन दो ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा हुई है। जो मैंने कहा ना आपसे कि कल इख्तलाफ हुआ था, या पैदा करवाने की कोशिश की गई है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज इसके ऊपर एक पूरी खबर है उनकी डिटेल्ड, कि बिहाइंड ओपेक डेडलॉक वन पेट्रो स्टेट लुक्स टू नॉन ऑयल फ्यूचर, यानी जो UAE है वो अपने आप को मतलब है पेट्रो स्टेट लेकिन नॉन ऑयल फ्यूचर, यानी वो अपना जो मुस्तकबिल है वो तेल से हटके भी सरमायाकारी इतनी कर चुका है UAE कि वो तेल पे डिपेंडेंट नहीं है, अब डिपेंडेंट नहीं है, उनका टूरिज्म, उनके इन्वेस्टमेंट्स, ये वो सारा, और वो बहुत आगे जा चुके हैं। जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो अभी बहुत ज्यादा उसकी इकोनॉमी डिपेंड कर रही है ऑयल पे, तो जिसकी वजह से वन पेट्रो स्टेट जो हेडलाइन लगी है, अगर आप उसको देखें तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी हेडलाइन है, कि एक पेट्रो स्टेट जो है वो लुक्स टू नॉन ऑयल फ्यूचर, कि उनके नजदीक ये है कि अगर तेल से पैसा आ गया, अच्छा भाव मिला तो हम देंगे, अच्छा भाव नहीं मिला तो हम रोक देंगे प्रोडक्शन। ठीक है, बाकी दुनिया में कीमतें बढ़ते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिनको जो तेल पे डिपेंड कर रहे हैं वो हमारा काम तो बगैर तेल के भी चल। ये असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता। खित्ते के वाकयात, बरादराना ताल्लुकात, स्ट्रेटेजी, बहुत कुछ ऐसा है कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये पास रहेंगे, लेकिन छोटा मोटा तो चलता रहता है ना, इख्तलाफ, अपनी भी पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसी, लेकिन यह है कि ये बहरहाल फर्स्ट टाइम चूंकि पब्लिक में हुआ है, इस तरह की चीज सामने आई है, तो उसको वेस्टर्न मीडिया ने हाईलाइट किया है। और कि एक, क्योंकि पूछा ना UAE से कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, तो UAE ने हमारा तो ठीक हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ऑयल मनी की। जी आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आज़म साहब ने आज शाहज़ेन बुख्ती साहब को मामले खुसूसी मुकर्रर किया है, कहा जा रहा है कि जो इत्तेहादी नाराज़ है बलूचिस्तान में उनको मनाएंगे और वज़ीर आज़म साहब से उनकी बातचीत करवाएंगे। बलूचिस्तान के मामले पर क्या समझ रहे हैं बलोच जो हमारे भाई नाराज़? देखिए, बलोच ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाराज़ है। वहाँ नाराज़गी, वहाँ पर जो इशू खड़ा होता है वो खड़ा होता है मिसिंग पर्सनस का, और मिसिंग पर्सनस के ऊपर जो इख्तलाफ पैदा होता है, मिसिंग पर्सनस के ऊपर कि उसकी उनकी तादाद कितनी है, तादाद कितनी नहीं है, किसने उठाया है, क्यों उठाया, ये एक इशू होता है। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बात होती भी रही है और होनी चाहिए, और मतलब कभी हल निकलना मतलब कोई ना कोई वो, मतलब कुछ देखें, मसला ये है कि कुछ चीज़ें जो है चलती ही जा रही हैं हमेशा, मतलब वो कोई ना कोई इशू जो है वो, जैसे जरदारी साहब ने आज चलते फिरते, मेरे पास तो पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, तो सदर बने जरदारी साहब माशाल्लाह, उसके बाद वो कह रहे हैं मेरे पास तो नवाज शरीफ का डोमिसाइल दूसरा है, मतलब निकल के आ गया फौरन एक कार्ड जो है ना। तो मतलब ये सियासत में चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान का इशू है वो संजीदा इशू है,
ठीक है ना, वहाँ पर मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात होती है और उसमें मेरे ख्याल से हमारे रियासती अदारे उनसे बात भी कर लेते हैं, फिर वो कहीं से बात ख़त्म भी हो जाती है, फिर नाराज़गी हो जाती है, फिर उसमें कोई तेल छिड़कता है दाएं बाएं से। अब तो खुल के बात होती है ना, बलूचिस्तान में घुस के करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कौंसल खाने बंद हो गए हैं अफगानिस्तान के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हालात बेहतर होंगे। इंडियन कौंसलेट से होता था, लेकिन उनको नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें, इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। और ये है कि पूरा एक ड्रोन से बचने के पूरा सिस्टम खरीदने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ऐसे वो एक बच्चा ड्रोन कहीं गिर गया था आके, तो उसके ऊपर पूरा डिफेंस पे एक ह्यूज नहीं बड़ी, फिर वो कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर के ऊपर एक वो आयरन डोम टाइप या सस्ती क्वालिटी का 2 नंबर को ऐसे को खरीदना है, उसको पूरे को कवर करेंगे। वो अब ये बातें ऐसे ही हैं, फजूल बातें हैं। तो उसको वो हम जो है वो वहाँ से कोई बच्चा ड्रोन आके वो गिरना जाए ऊपर से। दूसरी जो बात है वो इंडिया जो कि अपनी वो पूरी फौज को इस वक्त, जो मैंने कल भी बात की थी कि लैंड थिएटर्स के हवाले से या थिएटर्स के हवाले से या जो भी उसको नाम देते हैं, जो कि मुझे तो नहीं समझ आता। मैं उस जब ये आने वाले दिनों के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से होगा, हु विल कॉल द शॉट्स, मतलब कॉल कौन करेगा, मतलब कैसे होगा, उधर आ जाओ, उधर जहाज उधर ले आओ, इधर डिसीजन मेकिंग पार्ट किसकी, मतलब नहीं इनके देखे ना कैसे, मतलब है कि और खासतौर पे जब बिपिन रावत जैसा चेयरमैन बैठा हो ऊपर, जो कि जो कि पहले ही बात कह रहा हो कि जी एयरफोर्स की क्या हैसियत, तो ये इस तरह नहीं होता। जब आप साथ लेके चलेंगे तो फिर उसके चाइना का इशू, बिल्कुल चाइना की कमांड्स अलग हैं, थिएटर्स अलग हैं, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अलग है, अमेरिका का किसी और तरह दुनिया में काम करता है, सेंट्रल कमांड उनकी कुछ और है, पैसिफिक, इंग्लैंड का कुछ और, हर मुल्क ने अपनी जरूरियात के मुताबिक बनाई है। इंडिया ये फील कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अच्छा, लेकिन अच्छा है कि डिस्कशन हो रहा है, अच्छा है कि डिस्कशन हो रहा है, ओपन डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो मतलब इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, ये अच्छी बात है। दूसरी लेकिन जो चीज़ है ना, वो ये बात उनके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको इस बात पे उनके यहाँ कंसर्न्स हैं, इस बात पे कि पिछले साल जो वेस्टर्न थिएटर है उसके जो कमांडर थे जनरल ज़ैंग, वो भी दिसंबर में आए थे, ठीक है, 59 साल की उनकी एज, और अभी दिसंबर में वो आए थे। लेकिन अभी हुआ है कि अभी जो यानी कितने 6 महीने गुजरे, तो 6 महीने के बाद जो है वो तब्दील कर दिया गया है। उनको तब्दील इसलिए कर दिया गया है कि एक और जनरल चूंकि प्रमोट हो गए हैं, 4 जनरल्स को प्रमोट किया है ना, तो एक जनरल जिनको प्रमोट किया है वो जनरल हैं जो कि अब फुल जनरल हो गए, तो वो वेस्टर्न थिएटर को संभालेंगे आगे, यानी उस थिएटर को जो कि इंडिया और सेंट्रल एशिया और तिब्बत और ये सारा, और वो हैं जनरल ज़्यूकुलिंग। तो नए वेस्टर्न कमांड के नए जो आप समझ लें कि जो कमांडर हैं चाइना के, वो आ जाएंगे। अब इसको इंडिया में थोड़ा सा देखा जा रहा है कि ये क्या चक्कर है यार, और वो अच्छा वो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वो पुराने भी अच्छे थे, लेकिन ये इनके बारे में बहुत इंटेलिजेंट और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और बड़ा इनको लेकर आ गए हैं, इनको प्रमोट किया है और इनको यहाँ पर लेकर आ गए हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर इस पूरे रीजन में, मैंने आपसे कहा था ना कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट, ये फदाइन और फलाना, क्योंकि ये अफगानिस्तान अमेरिका की तरफ से, ये वेस्टर्न पार की तरफ से डिस्टेबलाइज रहे, मतलब कोई उनको कोई जमहूरी छोड़ दें, डिस्टेबलाइज रहे, क्योंकि डिस्टेबलाइज रहेगा तो ये बेल्ट एंड रोड खराब होगा ना। तो मतलब ये कुछ नहीं कि जमहूरियत लाओ, सुकून हो जाए वहां पे, बस वो हो रहा है। कोई ये आज हेटी के कत्ल को, सदर को मार दिया घर पे, हेटी के प्रेसिडेंट को एसेसिनेट कर दिया, तो मतलब जितना हल्लड़ गुरड़ चलती रही उनको कुछ नहीं, वो बीच में उन्होंने ड्रोन मार दिया, बीच में स्ट्राइक कर दी, बीच में बयान दे दिया, ये हो गया, उन्होंने कत्लेआम किया, दाइश कहीं से निकल के आ गया, अलकायदा भी जिंदा हो सकती है किसी, ये भी बता दूं, डॉक्टर अहमद ज़वारी को कुछ नहीं पता किधर है वो भी बीच में अचानक नाम आ गया उनका, बीच में दाइश खुरासान आ गई, बीच में ये आ गई तहरीकें फलां आ गया, तो एक खिचड़ी पकी हुई है। तो वो उनको सूट करता है कि जितनी मुल्कों ने अपनी अपनी सिक्योरिटी देखनी है, पाकिस्तान ने अपने आप को देखना है, कोई किसी को छोड़ दें कि कौन सा मुल्क, ईरान अपने आप को देख रहा है, तुर्की अपने आप को देख रहा है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया सब, और इसी तरह पाकिस्तान ने अपने आप को देखना है एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या जेयूआईएफ या जमात इस्लामी। इन सारी पार्टियों ने बाय द वे कल ये मौजूद थे उसमें जो हुई है ना कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की शी जिनपिंग, उनके साथ, और बड़ा जबरदस्त उनकी सेरेमनीज हुई हैं। 100 साल की चाइना पे बात करते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो कमांडर का चेंज हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमांडर का चेंज। दूसरी जो बात है वो ये है कि
काबुल को और कंधार को टेक ओवर करना जो है ना, उससे पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ज़रूरी है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तालिबान के कुछ लोगों से, और उनसे जो ज़ाहिर है कि जो समझते हैं चीज़ों को, उनकी जो स्ट्रेटेजी और वो तय सारा कर रहे हैं, वो तकरीबन 90-95% अफगानिस्तान पे वो आ भी गए हैं, और अमेरिकन तकरीबन चले गए हैं और अंडरस्टैंडिंग से गए हैं। कभी होगा कि 650 अमरीकी रह जाएं पीछे, कभी ऐसा होगा कि 650 अमरीकी हैं, उनको कोई ना कोई तालिबान तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ गए, पीआर बना रहे हैं, अपनी पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी कर रहे हैं ताकि उनका एक इमेज अच्छा जाए और मुल्क उन्हें तस्लीम कर लें जी। सवाल यह है कि अगर सबसे पहले उन्हें कौन सा मुल्क तस्लीम करता है? देखें, वैसे तो तस्लीम सारे कर चुके हैं एक तरह से, लेकिन असल बात यह है कि वो टेक ओवर इसलिए नहीं, अभी उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा टेक ओवर तालिबान, कह रहे यार टेक ओवर, मुझे जो उनके लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा टेक ओवर कर लें काबुल, तो काबुल में हमारी हुकूमत होगी, जिसको मानता है कोई नहीं दुनिया में, तो हम तो ऐसे ये चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी फिर वो जो प्रपोजल आप दे रहे हैं, अभी जो बात हो रही है, अभी जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? कह रहे बात ये हो रही है कि जी वही बात हो रही है जो ब्लिंकन फार्मूला है कि आप सरेंडर कर दें, और सरेंडर करने के बाद आप हैंडओवर अभी। अच्छा, इसमें कोई, ये मैं आपको बात बताऊं कि ये अगर पीसफुल ट्रांजिशन हो जाती है ना, दुनिया की बहुत सी पार्ट्स को ये अच्छा नहीं होगा, उनके फेवर में नहीं है ना, अफरा तफरी है ना, अफरा तफरी। वो कहते हैं chaos is the solution बाज दफा ना, मतलब उसमें आपको सुकून नहीं, कुछ इलाकों में, हाँ मतलब है कि हाँ मतलब एक कुछ इलाकों में हंगामे जारी रखे जाए तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, वो चल रहे हैं दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, वो तोड़ मरोड़ करने पर इधर उधर करने के लिए वो जरूरी होती हैं चीजें। तो इसलिए जो है वो लेकिन तालिबान जो है वो चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान। मैंने आपसे कहा ना कि अफगानिस्तान के जो कि बिल्कुल साथ से गुजर रहा है सीबैक, और एकदम से ये पूरा खित्ता इधर, तो इसलिए तालिबान जो है वो ये चाहेंगे ना कि हमारे सारी जिंदगी तो ओपीएम से पैसा नहीं कमाना ना, अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों ने तो कभी कोई माशी तरक्की की तरफ जाना है ना दुनिया में आगे, तो उसके लिए यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, इवन इंडिया के साथ, बाकी सारे पाकिस्तान की तो ये पॉलिसी है सब, तो एक आगे बढ़ा जाए किसी तरह। ये ना हो कि कत्ल हो रहे हैं लोग, बच्चियां कत्ल हो रही हैं, स्कूल उड़ाए जा रहे हैं बमों से, क्या मतलब जहां तक हम चले गए हैं उस तक। और इसीलिए पाकिस्तान इंडिया, ये कल मैं बात ये देख रहा था, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने जो बात की इंडिया के बारे में, या बाकी हमारी तरफ से जो बात हुई है, ये जो जौहर टाउन धमाका वगैरह हुआ है जी, हमारा इंडिया के साथ जिस लेवल पे अमन है उस लेवल पे रहना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, उससे हालात नहीं, अमन तो बढ़ना चाहिए, उससे मतलब जंग उससे नहीं बढ़नी चाहिए, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए, और कशीदगी बढ़नी चाहिए। और जितना यहां पर टर्मोइल है इस वक्त अफगानिस्तान में, इससे ज्यादा नहीं खराब होनी चाहिए, नहीं खराब होनी चाहिए, सुकून रहना चाहिए। और इसीलिए जो छोटे छोटे ड्रोन निकाल के और गिरा के और तमाशे हो रहे हैं ना वहां पे। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात से सी पैक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या जो बात वो कर रहे हैं वाकई ऐसा है, या इसके पीछे ऐसी बात? देखिए, सी पैक मेरा ख्याल है, हमें सी पैक को एज ए सी पैक नहीं, मैं मतलब उसको एज ए सी पैक नहीं देखता, मैं सीरीज को बेल्ट एंड रोड BRI के हवाले से देखता हूँ, क्योंकि आप किसी एक उसके हिस्से को आप दूसरे हिस्से को छोड़े बगैर देख नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे काबुल पिशावर हाईवे उसका एक अगला स्टेप होगा, अफगानिस्तान के साथ उसको जोड़ना है, उसको फिर उसको यूरोप अगर, तो मतलब है कि वो शुरू, ये तो खैर हमारा तो बिल्कुल सेपरेट है, पाकिस्तान से ही गुजरा है सारा, लेकिन जो खित्ते के जो रीजन बिल्कुल कोनों खुदरों में जो लोग बैठे हुए हैं और जो मुल्क हैं, उनकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बल्कि एक मरहला तो ऐसा आ गया था, और अभी भी मेरे ख्याल से खुला है, मतलब चाइना तो इंडिया तक कहता है कि आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। ठीक है, और एक सेंट्रल एशिया के थ्रू, लेकिन इंडिया जाहिर है फिर उसने एक साइड तो लेनी है, वो या अमेरिका के साथ जाएगा या उधर जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, दीगर ममालिक के लिए भी, हर मुल्क के लिए। आपको पता है चाइना कहां पे बेस की बात कर रहा है इस वक्त, किस मुल्क में? मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE के अंदर चाइना एक बेस लेने की बात कर रहा है। इसलिए वो चंद रोज पहले खबर आई थी कि जी नाराजगी का इजहार किया है उन्होंने, वो एक कोई असला देने का कोई माहिदा उस पर रिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि 2 चाइना के जहाज वहां आए, याद है अमेरिका के अखबार में आया था, UAE ने बताया नहीं हमें, ये वो सारा
वो अमेरिका की असेसमेंट ये कि चाइना जो है वो तंजानिया में और इधर उधर, लेकिन यूएई के अंदर एक चाइना अपनी एक बेस इस इलाके में, उसकी यूएई से बात हो रही है। यूएई वाले जाहिर है यूएई का अपना इंटरनल मामला वो बताएंगे नहीं ना, हमसे पूछेंगे, लेकिन ये अमेरिकन ये कह रहे हैं और यूएई वाले इस पे खामोश हो जाते हैं, वो हंस के खामोश हो जाते हैं इस पे यूएई वाले। वो तो उन्होंने कैसे बैलेंस कर रहे हैं आगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस पे हंस के खामोश हो जाते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करते। दे आर हैविंग अ वेरी गुड बैलेंसिंग पॉलिसी एट द मोमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।